नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जो लोग ईवीएम के चुनाव को लेकर बवाल काट रहे हैं और ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये चुनाव में ईवीएम का ही प्रयोग होगा और इस देश की जनसंख्या को देखते हुए ईवीएम का चुनाव ही सबसे सटीक और पारदर्शी है। यह मामला आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और प्रशांत भूषण वकील बनकर वहां पहुंचे थे एक संस्था के जरिए, और उन्होंने ये मुद्दा रखा था कि पहले पुराने जमाने में वो जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और जी अभी ईवीएम में जो हो रहा है इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है, इसको हैक किया जा सकता है। इस तरह के शब्द तो इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोर्ट में ये कुछ और बोलते हैं और कोर्ट के बाहर एक वकीलों का समूह बार बार जनता और देश में यह भ्रम पैदा कर रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस में जहां प्रशांत भूषण संस्था की तरफ से, एक एनजीओ की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने एक भी बार यह नहीं कहा कि जज साहब ये जो ईवीएम है ये हैक हो सकती है, इसको चुनाव में इसलिए रोका जाए। वो केवल ये दलील रख रहे हैं कि जो वोट डालने वाला व्यक्ति है उसमें जो वीवीपैट की व्यवस्था है, यानी जो पर्ची निकलती है, उसका मिलान किया जाए और वो सारी पर्चियां इकट्ठी की जाए ताकि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना वोट दिया उस जो मशीन में से वीवीपैट पर्ची निकलती है उससे मिलान करें। लेकिन इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और एक तरह से मना कर दिया, क्योंकि यह कहा गया कि जो देश की जनसंख्या है, आप अगर ईवीएम का इलेक्शन रिजल्ट देखते हैं, जिस दिन वोटों की गिनती होती है, लगभग दिन में जब सुबह शुरू होती है 8 बजे, तो आप 12 से 1 बजे तक पूरा एक क्लियर हो जाता है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। शाम होते होते 4 से 5 बजे तक पूरे रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं और पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक क्लिक पर ईवीएम का बटन दबाइए और पूरी गणना आ जाती है। लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब ये लग रहा है कि मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सारे टीवी के सर्वे, सारे चुनावी सर्वों में जब ये आने लगा कि मोदी ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा और उनको लगा कि अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। कोई लोग राहुल गांधी से पूछेंगे, सोनिया गांधी से पूछेंगे कि भाई आपकी पार्टी तो देश में सबसे पुरानी है और अब तो आप तो गए, 14 से लेके 24 आ गया, 10 साल में आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिन राज्यों में आपकी सरकार है कि जनता आपके ऊपर विश्वास करे। आम आदमी पार्टी के 10 साल में जो घोटाले खुलकर सामने आए हैं, जनता कह रही है कि तुम तो राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने आए थे। खुद ही हर मंत्रालय आपका भ्रष्टाचार में डूबा है। इसी तरह लालू प्रसाद यादव हो या अखिलेश यादव, ये राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले, राम के मंदिर का विरोध करने वाले, कोई सनातन की समाप्ति की बात कर रहा है। ऐसे इंडी अलायंस में जब ये खलबली मच गई कि मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, चुनाव में सुपड़ा साफ हो रहा है और मोदी ही तीसरी बार आ रहा है, तो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। अब आप सोचिए, राजनीतिक दल का कोई नेता है, ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में ये दावा करती हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता मेरे साथ है, मेरा जो शासन है उसमें सबका विश्वास है, लेकिन जब वहां 42 लोकसभा सीटों में ममता बनर्जी 15 पे रह जाएगी तो ये दावा कैसे ठोकेगी। फिर तो पक्का हो गया कि बंगाल की आधे से ज्यादा जनता आपके विरुद्ध में है। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो वो मुंह कैसे दिखाएंगे जनता को कि साहब एक बड़ा विपक्षी दल है। और इसीलिए इनको लगा कि अपनी इज्जत को कैसे बचाया जाए। सारे राजनीतिक दलों को जब ये अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ा तो इन लोगों ने एक टूल किट तैयार की और उस टूल किट तैयार करके कुछ वकीलों को तैयार किया कि आप लोग वकील की वर्दी पहनकर कोर्ट के बाहर खड़े होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये चिल्लाएंगे कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम हैक है, ईवीएम गड़बड़ है और हमारे तो कानून में नहीं लिखा, और पहले तो साहब बैलेट से चुनाव होते थे, ये मोदी जी गड़बड़ी कर रहे हैं और मोदी तो जीतता ही ईवीएम में गड़बड़ी करके। वकीलों ने हल्ला मचाना शुरू किया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ बड़े बड़े वकील
इस तरह से चिल्लाने के लिए सामने लाए गए, टूल किट का हिस्सा। दूसरा, उस टूल किट में ऐड किया गया बहुत सारे मीडिया हाउसेस को मोटी फंडिंग की गई, ऐसा कहा जा रहा है, और उनको कहा गया कि जब ये वकील कहीं कोर्ट के सामने, कहीं सभा में, कहीं दिल्ली जंतर मंतर में चिल्लाएं तो आपको इनको ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना है कि देखिए कानून के जानकार कानून की धारा बता रहे हैं, इस धारा के तहत ये तो गड़बड़ी है। तो आम जनता जब मीडिया में मुद्दा बनेगा तो ये सोचेगी वकील साहब बोल रहे हैं तो भाई कानून में कुछ तो गड़बड़ी मोदी ने करी है। तो भाई ईवीएम में दावा किया जा रहा है कि अगर ईवीएम के अलावा चुनाव होता तो मोदी तो सफाया हो गया होता। तो भाई ये जो अब चुनाव का रिजल्ट 24 का आएगा, ये विपक्षी पार्टियों ने अपने लिए रास्ता बनाने के लिए इस तरह की एक टूल किट बनाई ताकि कल को जब रिजल्ट आएंगे और जब राहुल गांधी का सफाया, अखिलेश यादव का सफाया, लालू प्रसाद की पार्टी का सफाया, ममता बनर्जी 50-50 और जो सनातन की समाप्ति की बात कर रहे थे वो साफ, आम आदमी पार्टी साफ, तब ये खड़े होकर कहेंगे देखा हम तो पहले ही कह रहे थे ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी ही जीतेगा क्योंकि ईवीएम तो हैक हो जाती है। इन लोगों ने उस रास्ते को बनाने के लिए यह तरीका बनाया। दूसरी तरफ इन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में इस एप्लीकेशन को डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि वो ईवीएम हैक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि करेंगे तो वो पहले भी केस गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इन विपक्षी दलों को यह कह दिया था जब इन्होंने पिछली बार यह एप्लीकेशन डाली थी कि ईवीएम हैक हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, एक्सपर्ट की एक कमेटी बना देते हैं, आप में से जो भी लोग इसको चुनौती देना चाहते हैं आइए। चुनाव आयोग ने खुलकर कहा कि हम आपको 4 घंटे ये ईवीएम देंगे, जोन सी ईवीएम आप चाहें उसका नंबर नोट करिए, कोड नोट करिए और जो स्टॉक रूम में हमारे रखी हैं उनमें से कोई सी एक वो आप चुने और उठा के ले आइए और करके दिखाइए। कोई नहीं गया क्योंकि सब जानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। वो एक अलग सा डिवाइस है, अलग यूनिक नंबर है और जिसको हैक नहीं किया जा सकता। जैसे आपका फोन है, जब तक इसमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई खतरा आपके फोन को हैक करने का नहीं है। तो ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का अपडेट होता नहीं है, ओनली वो कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताता है किस पार्टी को कितने वोट पड़े। ये हैक नहीं हो सकती। इसलिए ये आपको बता दें कि जो जिस संस्था के नाम पर ये कोर्ट में गए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है और हमारे देश में तो ये ट्रेंड है कि एक एनजीओ बनाओ, कुछ चंदा इकट्ठा कर लो उसके सहारे से और फिर मौज करो और देश की तरक्की को रोको। आपको याद होगा मोदी सरकार जब से आई है अभी तक 4000 से अधिक एनजीओ के रजिस्ट्रेशनों को कैंसिल कर दिया गया, जिनमें भारी अनियमितता पाई गई। हजारों एनजीओ तो ऐसे पाए गए जो यहां धर्मांतरण का और बाकी चीजों का काम कर रहे थे। मेधा पाटकर किसको याद नहीं है, सरदार सरोवर बांध को रोकने के लिए पहुंच गई इसी एनजीओ के सहारे कि भारत की तरक्की ना हो। तो ये ऐसे लोग हैं और इसीलिए इनको लग रहा है कि एक एनजीओ है, दुनिया में जब इस बात को कहेंगे देखो इस बार हम मोदी को रोकने जा रहे हैं, क्या करेंगे साहब, ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से जब होता था जैसा 60 के दशक में होता था वैसा चुनाव करो। उससे क्या होता था, हम तो पश्चिम बंगाल में अभी देख रहे हैं, ग्राम सभा के चुनाव हुए तो बक्से के बक्से तालाब के अंदर पाए गए। मैंने देखा है जब ये चुनाव बैलेट से होता था और आप में भी जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता है कि जब चुनाव होता था तो क्या होता था, कहीं जिसकी जहां सरकार है और जो गुंडागर्दी जहां है वहां ठप्पे मारने में फटाफट अपना लगा दो। यहां एक अधिकारी ईवीएम को लेकर बैठा है, यदि कोई बटन फटाफट दबाना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, बहुत तेजी से काम नहीं होता है वहां तो पूरा बंडल ले जाओ, ठप्पे लगाओ, ठकाठक और पेटी में डाल दो। वोट को इनवैलिड करना हो वो भी हमने देखा है, मैंने खुद देखा है कि किस तरह से जिस राज्य में जिसकी सरकार है वहां अधिकारी मिल गया है तो वो बैलेट पेपर को इनवैलिड करने के लिए क्या करता था, नीचे चुपचाप स्याही रख ली और अपने उंगलियों में स्याही लगा लिया और उसके बाद बैलेट पेपर ये है, इसको ऐसा फोल्ड है और इसको खोलना है, उसको वो ऐसा कर रहा है और इधर लगा हुआ है चुनाव चिन्ह, इधर लगा है चुनाव चिन्ह, ये अंगूठा में स्याही लगी है, ऐसे लगा दिया और गिनती कर रहे हैं तो ये कहेंगे इनवैलिड। इनवैलिड के लिए नियम है कि यदि ठप्पे के अलावा 2 पे ठप्पा या कोई निशान है
तो वो इनवैलिड पत्र माना जाएगा। मतपत्र को इनवैलिड करने के लिए अधिकारी मिले हुए होते थे, तो इस तरह से अंगूठा में उंगली में साई लगाकर बैलेट पेपर को फोल्ड को अनफोल्ड करने के नाम पर करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इसीलिए इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए ईवीएम लाई गई। ईवीएम पर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग ताल ठोक रहे थे और जो विपक्षी नेता बार बार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भरमार है कि ईवीएम से अगर चुनाव नहीं हुआ तो मोदी तो 50 पे रह जाएगा। मतलब कैसी दलीलें देने वाले लोग हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाएगी, वो ईवीएम सही है, तमिलनाडु में सरकार बन जाएगी, वहां ईवीएम सही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और फिर उसके बाद देखिए वहां चुनाव हुआ तो वो ईवीएम, जितने चुनाव हुए वहां ईवीएम ठीक है, केरल में सरकार बन गई वहां ईवीएम ठीक है, जहां जहां इनकी सरकार बन जाए विपक्ष में जो आज हैं वहां ईवीएम ठीक होती है, लेकिन बीजेपी की जब सरकार आ जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी होती है। राज्य के चुनाव में यानी विधानसभा में ईवीएम ठीक होती है, लेकिन लोकसभा में आते ही ईवीएम खराब हो जाती है। 2014 के बाद 14 में कोई ईवीएम का हल्ला नहीं था, ओनली 19 में मचा और उसके बाद अब 24 में 5 साल कोई इसके बारे में बात नहीं करी। भाई ईवीएम का हल्ला करने वाले एक्सपर्ट जो हैं, जो बड़े बड़े 30 मार खा वकील हैं, वो 5 साल शांत क्यों बैठे रहे? 19 में हल्ला कर रहे थे, उसके बाद जब मोदी सरकार आ गई उसके बाद वैज्ञानिकों को बुलाते, जो आपके पास वैज्ञानिक थे बड़े बड़े, अमेरिका से बुला लेते, ऑस्ट्रेलिया से बुला लेते, जो आपको फंडिंग करते हैं, और उनको कहते जाओ हमारी ईवीएम को आप हैक करके दिखाओ साहब, क्योंकि 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे वो चुनाव हम चाहते हैं कि बैलेट से हो। लेकिन ये सारे लोग 19 से लेकर 24 तक चुप बैठे रहे, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि मोदी को हम इतना बदनाम करेंगे, इस देश में इतने षड्यंत्र कर देंगे, किसानों के नाम पर आंदोलन कर देंगे, खिलाड़ियों के नाम पे आंदोलन खड़ा कर देंगे, सीए के नाम पर आंदोलन खड़ा कर देंगे, राम मंदिर के विरोध में लोगों को सड़कों पे ले आएंगे, और इनको लग रहा था कि हम इतने दंगा फसाद करा देंगे कि मोदी बदनाम हो जाएगा और उसके बाद 24 के चुनाव में तो हमारे ही फेवर में सब कुछ होगा, हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ये सब अपने मूंछों पे ताव दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपना पीएम बनना सोच रहे थे, ममता बनर्जी वो खुद पीएम बनना सोच रही थी, राहुल गांधी तो यात्राएं इसलिए कर रहे थे, और सारा माहौल आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा का, वो कहते थे एक जननायक निकला हुआ है, यानी पूरा मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी ही पीएम बनने जा रहा है। तो सारे इंडिया अलायंस मिलकर तो सोच ही रहे थे अब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, हुआ नहीं। जब नहीं हुआ और इनको लगा कि यार सर्वे तो सब उल्टे आ रहे हैं, ये तो मोदी आ रहा है तीसरी बार, तो क्या करें, तब इनको लगा आनन फानन में अब ईवीएम का मुद्दा लाओ। मेरा सवाल है, जो भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ये चुनाव जब घोषणा हो गई, चुनाव की प्रक्रिया चल गई, ईवीएम मूव कर गई, इनको अब कैसे याद आया भाई? 2019 का चुनाव हुआ, 20 में कहां थे, 21 में कहां थे, 22 में कहां थे? तब से अब तक तो सुप्रीम कोर्ट का कितनी बार फैसला आ गया होता। आपके पास महान वैज्ञानिक अगर ईवीएम को हैक करने वाले हैं तो आप तब लाते ना, लेकिन आप चालाकी देखिए, कोर्ट के बाहर मीडिया में चिल्लाएंगे ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहेंगे वीवीपैट की बात कर रहे हैं साहब, हम तो इनका मिलान किया जाए, ईवीएम में इसलिए मिलान नहीं हो सकता साहब। तो कोर्ट में जज साहब ने इनको फटकार लगाई है, और कड़ी फटकार लगाते हुए आपको बता दूं कि जो न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, ये जो इनकी दोनों जजों की पीठ थी, ये इस मामले में सुनवाई कर रही थी, और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए आप जो विदेशों का हवाला दे रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ना कि देखो दुनिया के कई देशों में वापस से वहां मतपत्रों से होने लगा है, उन्होंने ईवीएम से नहीं कराया है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी कम है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज साहब ने कहा। जज साहब ने कहा, जो दत्ता हैं न्यायमूर्ति दत्ता जी, उन्होंने कहा कि आप किस यूरोप की बात कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दे दिया, उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हो, मेरा जो गृह राज्य यानी पश्चिम बंगाल के हैं वो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, उन्होंने कहा जो मेरा गृह राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां जो है जर्मनी से अधिक आबादी है, और आप उदाहरण यहां जर्मनी का दे रहे हो कि साहब जर्मनी में तो मतपत्रों से होता है। अरे भैया वहां आबादी ही नहीं है, और हमारे यहां एक राज्य की आबादी जर्मनी से ज्यादा है। ये जज साहब ने लताड़ लगाते हुए
प्रशांत भूषण को कहा कि आप अपनी दलीलों को बंद रखिए और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और वीवीपैट का मिलान वो आपको दिखाई दे रहा है आपने किस पार्टी को वोट दिया है, लेकिन मिलान करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे बताया कि भारत के अंदर 98 करोड़ वोटर पंजीकृत है। ये तब तो हो जाता कि भाई एक फेज का चुनाव निपट गया है, अब इसकी गिनती करा लेते हैं, इसका रिजल्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि गिनने के लिए प्रशासन के पास समय है, फिर दूसरे फेज का कर लेते हैं। लेकिन ये भी हमारे यहां इन चुनाव पार्टियों ने ही आपत्ति जताई कि साहब फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा, अगर उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा तो उसका असर दूसरे फेज पे पड़ेगा, ये तो प्रचार हो जाएगा जिसकी सरकार बन रही है। यही चुनावी पार्टियां तब बीजेपी के विरोध में गई थी कि साहब सबका रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाए। अब एक साथ होगा तो शासन, प्रशासन, पुलिस फोर्स इतनी कहां से आएगी कि आप देश की बाहरी सुरक्षा भी देखें, आंतरिक सुरक्षा भी देखें, और जो ईवीएम है वहां जो चुनाव के मत के जो केंद्र हैं, मतदान केंद्र, उनकी भी सुरक्षा कर ले, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारे देश में क्या हाल है कि वहां गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, आपस में लड़ लेंगे, ईवीएम को ही तोड़फोड़ कर देंगे। और इसलिए सुरक्षित वातावरण में ये चुनाव हो। बहरहाल ये जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाले लोग थे, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कह दिया कि आप जर्मनी का उदाहरण देना बंद करिए। जर्मनी की आबादी, पश्चिम बंगाल एक राज्य हमारा है, उससे भी कम है, और इसलिए वहां का कई विदेश का उदाहरण ना दो। हमारे देश की स्थिति क्या है उसके हिसाब से जो ईवीएम है उससे होने वाला चुनाव पूरी तरह पारदर्शी है। हां, आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं, ये जरूर है कि वीवीपैट को हम देखा जाएगा कि भाई उसके लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं, इतनी बात जज साहब ने जरूर कहा है। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाने वाले जितने भी लोग थे, ईवीएम हैक, उन सबके मुंह पे करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। जो ये सोच रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाते ही स्टे दे देंगे और ये चुनावी प्रक्रिया रुक जाएगी और फिर इनको टाइम मिल जाएगा नैरेटिव गढ़ने का, जैसा इनको पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगा। लेकिन इनको बड़ा झटका लगा है, और अब इससे एक बात तय हो गया है कि विपक्षी पार्टियों ने अपनी हार चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ही मान लिया है। इन सबको लग गया है कि आएंगे तो मोदी ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।